हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग यूपीपीसीएस का जो कल पेपर हुआ था उसका सारा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर मैच नहीं किए होंगे अभी तक तो आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में एक क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का जो गठन है वो 1927 में हुआ था और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस पार्टी का जो उद्देश्य था वो कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप लोगों ने क्या टिक किया है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये सही है कि इस पार्टी का जो उद्देश्य था वो कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था। ये एम बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन जो है ये 1928 में हुआ था। कब हुआ था। 1928 में। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी हैं उसमें सभी जो मेंबर थे वो कम्युनिस्ट थे। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में सजाना है। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1866 में हुई थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1867 में हुई थी। और इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1872 में हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1876 में हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, इसको भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले से लेके आखिरी गतिविधि तक कि कौन सी गतिविधि पहले हुई और कौन सी बाद में। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गतिविधि हुई थी वो हुई थी, देखिए सबसे पहले तो शाही भारतीय नौसेना का एक बार देख लेते हैं, ये 1946। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। फिर कैबिनेट मिशन हमको पता है कब आया था भारत, बताइए कैबिनेट मिशन कब आया था। बिल्कुल सही, 1946 में ये भी आया था। फिर है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन भी 1946 में ही हुआ था। और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली आगमन, ये भी 1946 में हुआ था। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेट देखना है। हालांकि ये मैं इस क्वेश्चन को बहुत टफ क्वेश्चन में टिक करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हो जाएगा कैबिनेट मिशन घोषणा, क्योंकि ये मई में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए सॉरी नहीं, पहले कैबिनेट मिशन घोषणा मई में हुआ था, लेकिन ये जो है ना ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन, ये और पहले हो गया था। ये जनवरी 1946 में हो गया था। और शाही भारतीय नौसेना का फरवरी 1946 में। अंतरिम सरकार का जो गठन है ये अगस्त 1946 में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे जो लास्ट होगा वो अंतरिम सरकार का गठन होगा, यानी कि तीन जो होगा वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो देखिए, इसमें भी 3 लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में, इसमें भी लास्ट में है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को तो ऐसे भी एलिमिनेट कर देंगे। देखिए, और फिर देखिए फिर क्या है, और सबसे पहले है हमारा ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली आगमन, क्योंकि ये जनवरी 1946 में हुआ था। तो इस तरह से 4 पहले होना चाहिए। तो इसमें 4 पहले है और डी में 4 पहले है। ठीक है, फिर देखिए, फिर हमारा ये फरवरी में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 1 के साथ। हमें 2 भी पता है तो हम एलिमिनेट करके ले आएंगे। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है। फिर देखिए, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कह कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है इसमें गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया गया जैसा कि मार्लियामेंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो ये भी सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ। देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए कारण क्या कह रहा है कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, तो यस बिल्कुल सही। फिर कारण क्या है कि सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ क्या है संबंध है। तो ये कह रहा है कि मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्या ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है? नहीं, ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट दिए हुए हैं और 2019 से 23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता का क्रम। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो 1 हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर होगा। ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र जो होगा वो द्वितीय स्थान पर होगा, यूपी जो है वो प्रथम स्थान पे होगा। तो अगर 2-1 के साथ हमें आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हम इजीली टिक कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में क्या-क्या शामिल है? तो देखिए व्यापार और वाणिज्य शामिल है, उत्तराधिकार शामिल है, सामानों में मिलावट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में 3 स्टेटमेंट है, लिखा है वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने 1997 से लेकर 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो ये केरल राज्य नहीं है, ये तमिलनाडु होगा। ठीक है, तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में उन्होंने 1997 से लेकर 2001 तक कार्य किया था। थर्ड स्टेटमेंट है कि वह उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। लिखा है यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, ये बिल्कुल सही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है और इस तरह के स्टेटमेंट क्या होते हैं, सही होते हैं। मैंने आपको ट्रिक्स एंड टिप्स वाले क्लास में ये चीज़ बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जिसमें 73वां पंचायती राज्य से संबंधित है और ये नगर पालिका निगम से रिलेटेड है 74वां। ठीक है, देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी पद का प्रावधान किया गया है, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसके लिए एक नया अनुच्छेद 350 जोड़ा गया है। ये 9वें संविधान संशोधन नहीं था, ये 7वें संविधान संशोधन था और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर देखिए अभिकथन क्या है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था, तो ये बिल्कुल सही है। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो चलिए आइए देखते हैं। वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, ये सही नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सही नहीं है। फिर देखिए सही है में तो विलियम एजे आर्कबोल्ड के हिसाब से उनके बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ये सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन, कालक्रमानुसार निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए वेलोर विद्रोह, तो हमें पता है वेलोर विद्रोह कब हुआ था, 1806 में। ठीक है, 1806। और नाना फडणवीस की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1800 में। और वेलेजली को वापस बुलाना ये हुआ था 1805 में। ठीक है, फिर उसके बाद है एंग्लो नेपाली युद्ध, ये 1814 में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर मैच किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मैच द कॉलम है, एक साइड विद्रोह है और नेतृत्वकर्ता, आइए मैच कर लेते हैं। पाइका विद्रोह
जो है याद रखिएगा उसके नेतृत्व करता थे जगबंधु विद्याधर महापात्र, ठीक है। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। और 4th नंबर ये हो जाएगा। फिर देखिए बरेली विद्रोह, बरेली विद्रोह जो हो जाएगा मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मालाबार विद्रोह ये हो जाएगा एंडा चना कुंगन। और सिलहट विद्रोह राधाराम। हालांकि आपका आंसर एक सही आ जाएगा अगर आपको पता रहेगा कि पाइका विद्रोह जगबंधु विद्याधर महापात्र से ने किया था उनके नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कोहिमा शांति स्मारक एवं इको पार्क। सबसे पहले इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था, ये सही नहीं है। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था यानी मैट्स के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट आए, उसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि अब भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। सेकंड में है कि इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु के को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था, ये सही नहीं है। फिर भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोधी टीम का पुनर्गठन किया है, ये सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है पिरूल लाओ पैसे पाओ, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए लिखा है यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की थी, ये भी सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए, इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या होगा हिंदू कुश, उसके पश्चात जाग्रोस, जाग्रोस के पश्चात हिंदू कुश नहीं, सबसे पहले पॉन्टिक, पॉन्टिक के पश्चात हमारा हो जाएगा जाग्रोस, जाग्रोस के बाद हिंदू कुश, हिंदू कुश के बाद कराकोरम, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है और सबसे पूर्व की ओर है काराकोरम, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। फिर देखिए निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह की दिशा में कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखिए सिर दरिया उत्तर पश्चिम सही है, अमूर नदी उत्तर पूर्व सही है, मेकोंग नदी याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम नहीं है। जैसे देखिए मान लीजिए ये आपकी दिशाएं हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। मेकोंग नदी हमारा तिब्बत से निकलते हुए चाइना से होते हुए कंबोडिया तक इधर से ऐसे आती है, ठीक है। तो ये आपको दक्षिण पश्चिम दिखाई दे रहा है, नहीं ये आपको नॉर्थ ईस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल रॉन्ग है और अगारा नदी उत्तर ये सही है। तो इस तरह से नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन से देश उसके तेल क्षेत्र के साथ सुमेलित नहीं है। सबसे पहले ईरान जो है हफ्तकेल ये सुमेलित है, इराक जुबैर ये भी सुमेलित है, सऊदी अरब धारहन ये भी सुमेलित है, ठीक है। और देखिए कुवैत जो है काशगन ये सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है और शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम यूरोप की जलवायु के संदर्भ में एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि पश्चिम यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोनों ही सही है। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। लिखा है यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कि क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोथ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन दर्रा को मैच करना है समुद्र तल से ऊंचाई से, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरह से बोला जाए तो टफ क्वेश्चन में ही आएगा क्योंकि काफ़ी फैक्चुअल है। फिर भी इसका आंसर एक बार देख लीजिए। देखिए देवसा, ठीक है, देवसा दर्रा जो है वो उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 5360 मीटर, ठीक है। फिर रोहतांग, रोहतांग का लगभग इतना मीटर,
3978। फिर है बारालाचा, बारालाचा हो जाएगा 4850 मीटर। बनिहाल दर्रा ये 2832 मीटर, ठीक है। फिर देखिए, अभिकथन है कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, ये सही है। और कारण क्या दिया हुआ है कि जूट खरीफ की फसल है जिससे फरवरी से जून में बोया जाता है, जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लेखक को उसके पुस्तक से मैच करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ललनजी गोपाल, ललनजी गोपाल जो है उसका हो जाएगा द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो 2 वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हबीब एवं निज़ामी, हबीब एवं निज़ामी का हो जाएगा अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। फिर है के एस लाल का है हिस्ट्री ऑफ द खलजीज। फिर है दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टीज, ठीक है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर है लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता प्रदान की। तो याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये सही है, लेकिन मान्यता प्रदान नहीं की थी, हमें सबको पता है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस तरह से ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेशी यात्रियों पर कालानुक्रम सजाना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले फाहियान आए थे, फाहियान के बाद हुएनसांग, हुएनसांग के बाद इत्सिंग, इत्सिंग के बाद अलबरूनी, अलबरूनी का सबसे अंतिम। अगर हमें यही पता रहता अलबरूनी जो है वो सबसे अंतिम में आए थे, तो हमारा जो आंसर हो जाता वो ईजिली आ जाता। फिर देखिए, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, ठीक है। रीज़न क्या है उसके पीछे का? रीज़न है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। देखिए, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका रीज़न सही नहीं है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट अपने आप में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में एक क्वेश्चन आया था, आइए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहरामजी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था, तो ये सही नहीं है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1। फिर देखिए, अभिकथन है शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोधों का सामना करना पड़ा था, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर देखिए, फिर क्या है कि कारण में बोल रहा है कि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे, तो ये भी सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अशोक के संदर्भ में क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसे देख लीजिए। अशोक के धम्म की जो परिभाषा दी है वह वाद सूत से ली गई है, वाद सूत, तो ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं? तो देखिए, सबसे पहले शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाना, ये बिल्कुल सही है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, ये भी सही है। कृषि कार्यक्रमों का विस्तार, ये भी सही है। प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि, ये भी सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैंने टिप्स और ट्रिक्स वाले जो क्लास में आपको ये बताया भी था किस तरह के क्वेश्चन को किस ट्रिक से सॉल्व किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। फिर है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी बिल्कुल सही है। और जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो ये बात गलत है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें देश दिए हुए हैं और रैंक, ठीक है? और इसको दर्शाना है कि वर्ष 2020 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि, उस क्रम में रैंक। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिको द्वितीय स्थान पर है। सबसे पहले भारत प्रथम स्थान पे, अगर हम यही टिक कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले इसमें लिखा है कि उपर्युक्त घटनाओं में से किसे या किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है? तो देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन एवं बैंक शाखाओं द्वारा गाँवों को गोद में लेना, ठीक है? ये तीनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि 75% ग्रामीण, 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसे 5 जुलाई 2010 से लागू किया गया था, तो ये गलत है, ये 2013 से लागू हुआ है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए, आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संदर्भ में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता को कम करता है, तो ये गलत है, पारदर्शिता को बढ़ाता है, तो ये हमारा ऑलरेडी रॉन्ग हो जाता है। फिर ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, ये सही है। ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, ये सही है। ई गवर्नेंस की नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ावा देता है, नहीं, ये घटाता है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किन स्रोत या स्रोतों से कार्य शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश परंपराएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर सांविधानिक निकाय और सांविधानिक अनुच्छेद दिया हुआ है और मैच करना, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, और इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है, ये कह रहा है। तो देखिए, वित्त आयोग जो है वो ये सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है वित्त आयोग जो है वो 280 में है, ठीक है? तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये 340 में है क्या? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, ये 340 में है, तो इस तरह से ये हमारा सही हो जाएगा। 148 तो सीएजी है, ये तो ऑलरेडी मैच नहीं है। और 165 किसका है, बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आर्टिकल 165 क्या है। फिर देखिए, सही कालक्रमानुसार इसे व्यवस्थित करना है, आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये पहला। फिर उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये दूसरा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य तीसरा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये चौथा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, तो ये बात सही है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आर्टिकल 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो याद रखिएगा, संपत्ति रखने और खरीदने बेचने की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखिए, जोड़े का मिलान सही नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए ही सुनिश्चित है। विधि के समक्ष समानता नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए, ये भी सही है। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियां, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैच द कॉलम है, आइए इसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि भारत की संचित निधि,
भारत की संचित निधि आर्टिकल 266। वित्त आयोग मैंने आपको बताया था 280 ऊपर ही बताया है। वित्तीय आपातकाल 360। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऊपर ही मैंने बताया 148। और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आप गलत कर देंगे तो ये माफ़ी के लायक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मानव देह व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, ये सही है। कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उसे कालक्रमानुसार सजाना है। आइए देख लेते हैं। देखिए, अबुल फजल की हत्या हुई थी 1940 में। फिर उसके बाद है 1940 नहीं, ये रॉन्ग है, ठीक है। देखिए सबसे पहले शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी, उसके पश्चात अबुल फजल की, फिर उसके पश्चात दनियाल की मृत्यु हुई थी, फिर फैजू की मृत्यु हुई थी, ठीक है, फैजी की। तो इस तरह से अगर करेक्ट आंसर बोला जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में पता 1940 में आया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, ये हम सबको पता है कब आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में आया था, ठीक है। फिर है रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? ये भी 1940 में हुआ था। फिर उसके बाद कांग्रेसी मंत्रियों के त्याग पत्र, ये 1939 में हुए थे, ठीक है। और इसे मैच करना है तो आइए देख लेते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमें यही पता होता कि 1939 ये जो है ये पहले है, ठीक है, और 2 जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा, 4 सबसे पहले होगा, तो हम इसी से आंसर ले आते। फिर देखिए मैच द कॉलम है, पुस्तक को लेखक से मैच करना है। सबसे पहले हिंदू पॉलिटी के जो लेखक है वो हैं KP जायसवाल। फिर द वंडर दैट वाज इंडिया, इसके हैं AL बाशम। उसके बाद है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसके हैं DD कोसाम्बी। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ। फिर है पारिस्थितिकी या निकेत के बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिकी या निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है प्रबल प्रजातियां विस्तृत व्यापक पारिस्थितिकी या निकेत को घेरती है, ये भी सही है। यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व जो होता है वो न्यूनतम हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, ये गलत है। देखिए, जीव मंडल रिजर्व एवं राज्य से उसे मैच करना है। ये देखते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा है। नोकरेक कहाँ है बताइए? नोकरेक मेघालय में है। अगस्त्यमलाई कहाँ है? अगस्त्यमलाई हमारा केरल में है। मानस असम में है, ठीक है, इसे मैच कर लीजिएगा। हालांकि ये भी इजी क्वेश्चन है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, ये बात बिल्कुल सही है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, उच्च से लेकर निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पादप जगत है, फिर संघ है, फिर वर्ग है और गण है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 को हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि यह ऑपरेशन जो है BSF एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था, ये सही नहीं है।
फिर देखिए इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन है। देखिए, यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, ये सही है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की थी, ये सही है। इसकी मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है, ये गलत है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र जो है अधिकतम है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सिर्फ ये सही है, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, स्थान और नदियों के संगम को से मैच करना है, तो आइए देखते हैं। और ये CGPCS लास्ट ईयर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर, टिहरी भागीरथी और भिलंगना, ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित दिवसों पर विचार करके कालानुक्रम में इसे मैच करना है, तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय समुद्री दिवस आएगा, उसके बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस, फिर उसके पश्चात विश्व एथलेटिक दिवस, फिर उसके बाद विश्व रेड क्रॉस दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 डॉक्टर सुब्बाराव पुलुवरी, विश्व साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला, अमिताभ बच्चन को, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है वो आलोक शुक्ला को। ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो विटामिन ए होगा उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, अंधापन। फिर विटामिन बी के कारण बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊपरी बारी दोआब नहर ये रावी होगा, और सरहिंद नहर होगा सतलुज नदिया, गुड़गांव नहर ये होगा यमुना, और इंदिरा गांधी नहर रावी। फसल और विशेषता में से बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चावल उत्पादन में बिहार का जो योगदान है वो 15.7% है, ये सुमेलित नहीं है। फिर देखिए कपास फसलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कपास जो है वो खरीफ की फसल है, ये चीज़ सही है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर इन घटनाओं को पहले से आखिरी तक क्रम में व्यवस्थित करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए माल्थस ने तर्क दिया था कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है और अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है कृषि उत्पाद खाद्य आपूर्ति, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये नवंबर 2016, जल जीवन मिशन 2019, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अक्टूबर 2014, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, बताइए। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, यानी दोनों ही सही है। देखिए भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं, तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति पदों के लिए निर्वाचन करवाना, गलत। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि नगर पालिकाओं नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, ये भी गलत है। फिर उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों विवादों का निर्णय करना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर।
फिर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। दंतवाला समिति ग्रामीण ऋण से संबंधित था। जीवीके राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन नहीं, ये गलत है। जीवीके राव समिति जो था वो पंचायती राज संस्थाओं से ही रिलेटेड था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अशोक मेहता समिति पंचायती राज संस्थाएं, संथानम समिति पंचायती राज्य के वित्त से संबंधित था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले आर्टिकल नंबर 155 जो है राज्यपाल को हटाना नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट कौन निकालता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फिर उसके बाद है विश्व आर्थिक दृष्टिकोण। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण कौन निकालते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इस तरह से अगर 3 और 1 से ही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, ये चीज़ सही है, और ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, ये हमारा सही नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अर्थशास्त्री या लेखक को उनके पुस्तक से मैच करना है। सबसे पहले मिर्डल। मिर्डल का है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। हिर्शमैन का है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कार्डर का है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ का है द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखना है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई है? तो ईंधन और आयातित उत्पादों पर कर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना जो है ये हो जाएगा 55 से 200 रुपये प्रति माह। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इसका क्या हो जाएगा? 436 रुपये प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये हो जाएगा 20 रुपये प्रति वर्ष। अटल पेंशन योजना हितकारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार। विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो। योजनाओं का क्रम सजाना है, तो सबसे पहले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसके पश्चात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो। फिर अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है ये पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अनाज उपज शब्द का तात्पर्य है काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज में फसलों की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। लिखा है जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई से सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है कि यह स्थिर रही या घट गई है, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। फिर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन आया था, उसके पश्चात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली 2 गहरी तीव्र और निरंतर कटौती जो है आवश्यक है, लेकिन क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त नहीं है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम है? तो याद रखिएगा पहले प्रवास होता है, फिर आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। रीजन क्या है? वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है पाइक्नोक्लाइन।
जो होता है सागरीय जल घनत्व। ठीक है, ये सही मैच है। फिर आइए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है पौधारोपणशाला, सीओ शावर। क्रायोफाइट स्टेपी, क्रायोफाइट स्टेपी का हो जाएगा आर्कटिक टुंड्रा में। फिर विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र ये हो जाएगा एडोल्फ एंगलर। फिर है पुष्जता घास मैदान, ये हंगरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। फिर लिखा है कौन सा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच डिग्री के बीच क्या है, संबंध है? तो आइए देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, किसी भी कोशिका का केंद्र कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, ये बात बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैसें वर्षा के जल में घुल जाती हैं, अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही और आर गलत। निम्नलिखित समूहों में से केवल आगत उपकरण कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन था प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, ये सही है। वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर शासकों को उनके कालक्रमानुसार सजाना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, बैरम खान के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो बैरम खान है उनको हुमायूं के द्वारा खाने खाना की उपाधि मिली थी, अकबर ने रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खान की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पेशवाओं पर विचार कीजिए, इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ये देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, निबंधकार को निबंध से मैच करना है, तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है, बिल्कुल सही है। ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, एल्यूमिनियम संयंत्र और राज्य में से कौन से सुमेलित नहीं है, उससे मैच करना है, तो आइए देख लेते हैं। मुरी छत्तीसगढ़ ये सुमेलित नहीं है। फिर राष्ट्रीय उद्यान संघ या राज्य क्षेत्र के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, ये हम सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए, लिखा है हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बिल्कुल सही है। और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, मैच द कॉलम है, कोयला भंडार को राज्य से मैच करना है, तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप खुद से मैच कर लेंगे। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्ध संघवाद, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। तो देखिए, सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन का है, और उसके पश्चात सौदेबाजी का जो संघवाद है मोरिस जोन्स का है। फिर उसके बाद है अर्ध संघवाद, केसी वेयर का हो जाएगा। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में से कौन सा एक स्तर नहीं था, तो याद रखिए न्याय पंचायत नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के बाद की जाएगी। चयन समिति में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसके बारे में क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जो चयन समिति है उसमें ये चारों लोग ही शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
संशोधनों को उनके कार्यान्वयन वर्ष से मिलाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और काफ़ी इजी क्वेश्चन भी था। जैसे देखिए 40 सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कि 1976 है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है। फिर उसके बाद देखिए 52वां जो था वो 1985 में हुआ था। तो अगर 3 एक ही हम ले आएंगे या फिर हमको एक ही पता होगा 42वां, तो उससे भी हम आंसर ले आएंगे ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, गलत है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था, ये सही, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के संदर्भ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है लुपिक्स मिशन के बारे में, आइए देख लेते हैं। यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, सही है। जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो रोवर लॉन्च वाहन को संभाल रहा है, ये चीज़ गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1। फिर देखिए शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए थे, ये बिल्कुल सही है। ये दिशा निर्देश छात्रों की शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। FLY 91 के संदर्भ में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। लिखा है यह भारत में शुरू की गई एयरलाइन है और इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है पल्मोनरी शिरा। वह मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, किससे संबंधित होता है? तो ये अग्नाशय से संबंधित होता है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SARS-CoV-2। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमल्शन, ऑप्शन नंबर सी। बेकिंग सोडा का क्या सूत्र है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHCO3। फिर है CPR से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी V1 गति से यात्रा पूरी करती है, अन्य आधा दूरी जो है V2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस औसत गति क्या होगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो भूमि पर रहने वाले जो पौधे और जानवर होते हैं वो स्थलीय निवासी कहलाते हैं। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है क्या कहलाता है? तो पिवटल जोड़। इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोगाणु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कांस फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसुईया सेनगुप्ता। रुद्र M2 मिसाइल के संदर्भ में एक क्वेश्चन है, आइए उसे देखते हैं। देखिए यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये गलत है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश से उसे मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए मैट्रिक्स क्या है? तो याद रखिए ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित मलेरिया का टीका है। फिर कालक्रमानुसार घटनाओं को व्यवस्थित करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए इसका अगला क्वेश्चन है व्यक्ति को उसके कारण से मैच करना है कि किस कारण से वे चर्चे में रहे थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यह अपनी तरह की एक पहली पहल है, ये बिल्कुल सही है, और सचिव सुनील बर्थवाल ने भाग लिया, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।